A very good morning everyone. So all of you know that myself is MD Yahya and today I am going to start a very new chapter. जी हाँ, आज बिल्कुल नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. तो भाई बायोटेक्नोलॉजी और इसका एप्लीकेशन, तुम तो बोलोगे सर आप तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा ही रहे थे. नहीं, बायोटेक्नोलॉजी के इसके पहले वाला चैप्टर था, उसका नाम था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस. So this was the chapter which is completed in almost 14 lecture which is uploaded already. पहले से इसको अपलोड किया गया है और ये कंप्लीट हो चुका है. इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसमें हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट के बारे में पढ़ा था कि भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, और हम लोग इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज़ करके हम लोग अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बना रहे थे. सिंपल सी बात है, इसी के बारे में बात हुआ था. लेकिन अब हम लोग जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना चुके हैं, बायोटेक्नोलॉजी हमारा इतना आगे जा चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोगों ने इस प्लाज्मिड को कट कर दिया है. अगर यहाँ पे कोई अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको कैसे यहाँ पे फिट किया जाए, और फिट करने के बाद में इससे हम लोग प्रोटीन बना लें. ठीक है, इससे हम लोग क्या करें? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना लें. इससे हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना लें. तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं. लेकिन अब क्या आगे? अब आगे हम लोग को देखना है कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कैसे किया जाए, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई कैसे किया जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. तो इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में लेके आए हैं. तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने इस चैप्टर में. ठीक है, छोटे छोटे, हालांकि ये उतना चैप्टर नहीं है, इसमें छोटे छोटे लेक्चर्स में बनाऊंगा और आगे हम लोग बात करेंगे. तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. तो भाई बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बहुत जगह पे है. जैसे हम लोग इसका एप्लीकेशन में यूज़ कहाँ करते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है? इसका एप्लीकेशन है टू क्रिएट थेराप्यूटिक्स. तुम बोलोगे थेराप्यूटिक्स क्या है सर? जिससे थेरेपी होता है, दवा वगैरह, केमिकल्स जिसे हम लोग थेरेपी करते हैं, वो थेराप्यूटिक्स हो गया. जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर या फिर प्लांट और एनिमल्स का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, अलग अलग तरह का हमारे पूरे बायोटेक्नोलॉजी में अलग अलग तरह का यूज़ है इस एप्लीकेशन का. इसका बहुत तरह का यूज़ है. बायो रिमेडिएशंस में इसका यूज़ हो जाएगा, बायो रिमेडिएशंस में, फूड इंडस्ट्री में इसका यूज़ हो जाएगा. अलग अलग तरह से इसका एप्लीकेशन है. ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि इसका जो क्रिटिकल रिसर्च है, तो बायोटेक्नोलॉजी का 3 अलग अलग क्रिटिकल रिसर्च था. 3 क्रिटिकल रिसर्च. तो 3 अलग अलग क्रिटिकल रिसर्च में ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ये साफ लिखा हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी का अलग अलग रिसर्च था, क्रिटिकल रिसर्च अलग अलग था. तो उस 3 क्रिटिकल रिसर्च में क्या है? सबसे पहला काम हम लोगों को ये करना है कि बोल सकते हैं हम लोग इसमें कि प्रोवाइड या फिर मेड द कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम. ठीक है, हम लोगों को एक बढ़िया कैटलिस्ट बनाना है. कैटलिस्ट क्या काम करता है? किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बहुत ही जल्दी करवा देता है. सपोज दैट हम लोग अगर कुछ भी खाना खाते हैं, हम लोगों ने फूड खाया, ये फूड आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है. सो ये फूड कभी सॉलिड था और सॉलिड के बाद अब ये डाइजेस्ट हो चुका है. ठीक है, मतलब आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है. तो इसमें काफ़ी लंबा समय लगता अगर हमारे बॉडी में अलग अलग एंजाइम्स नहीं होते. हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स मिलते हैं, ठीक है, वो अलग अलग एंजाइम्स अगर नहीं होते, जैसे पेप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, ये सब एंजाइम है. तो ये एंजाइम करते क्या है? इस फूड पे अपना असर डालते हैं और इस रिएक्शन को काफ़ी फास्ट कर देते हैं और कुछ ही घंटे में हमारा फूड हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है. अगर एंजाइम नहीं होता तो क्या होता? एक समय का खाना, एक टाइम का खाना डाइजेस्ट होने में 20 से 30 साल का समय लग सकता था. तो ये रिएक्शन इतना फास्ट कैसे हो गया? थ्रू द हेल्प ऑफ एंजाइम. तो हियर एंजाइम इज़ अ कैटलिस्ट. ये कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट फास्ट द
एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ये रिएक्शंस को काफ़ी फास्ट कर देता है, ठीक है। तो वही हम लोग क्या कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का सबसे 3 क्रिटिकल रिसर्च क्या है कि पहले आप एक बढ़िया कैटलिस्ट बनाइए, ये सबसे पहला काम था बायोटेक्नोलॉजी का। दूसरा, आपने जो कैटलिस्ट बना लिया है, अब इस कैटलिस्ट का हम लोगों ने इसको एक ऑप्टिमल कंडीशंस देना पड़ेगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर यूजिंग द कैटलिस्ट, यूजिंग दैट कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बढ़िया ऑप्टिमल कंडीशंस बनाएंगे। तो कंडीशंस को बनाना ये भी ज़रूरी है। उसके अलावा तीसरा क्या है कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस किया जाए, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस फॉर द प्योर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट बिल्कुल प्योर हो। जैसे मान लो कि आपने कोई दवा बना लिया, सपोज दैट तुमने क्या किया, सपोज दैट तुमने बना लिया इंसुलिन का जीन, तुमने बना लिया इंसुलिन का जीन तुमने बनाया। तो भाई इंसुलिन का जीन, अगर ये कोई डीएनए है, इस डीएनए में इंसुलिन का जीन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इस इंसुलिन के जीन को कट करके बाहर निकालना होगा। आपने यहाँ से कट किया और आपने इस जीन को बाहर निकाल लिया, आपने इस जीन को बाहर निकाल लिया। सो नाउ दिस इज़ द प्योर प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट क्या हुआ, अब ये प्रोडक्ट प्योर है और इसको बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो ये 3 तरह का चीज़ है बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में ये इस 3 तरह का बात था। अब सवाल है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एग्रीकल्चर के फील्ड में। एग्रीकल्चर के सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अपने पास क्या है कि खाने का सामान कम है और खाने का सामान कम होने की वजह से हम लोगों को ये करना पड़ रहा है कि हर किसी तक खाना मिल जाए, सबको खाना मिले। जैसे कि अलग अलग तरह का हम चावल वगैरह खाते हैं, राइस वगैरह खाते हैं, तो वो राइस कहाँ से बन के आया। जैसे कि मान लो कि मार्केट में अलग अलग तरह का राइस है, ठीक है। कुछ राइस जो है 40 रुपया केजी बिक रहा है, कुछ राइस 50 रुपया केजी बिक रहा है, कुछ 30 रुपया केजी भी बिक रहा है। तो ये सब राइस का अलग अलग क्वालिटी है, ये सब राइस का अलग अलग क्वालिटी है। तो क्वालिटी को बढ़ा देना, क्वालिटी को इम्प्रूव कर देना या क्वालिटी को लो कर देना, ये कैसे पॉसिबल हो पाया। ये सब बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन का यूज़ करके हम लोगों ने इस क्वालिटी को हमने ऊपर या अप या डाउन किया। जैसे मार्केट में अगर तुम बात करोगे मिल्क की, मार्केट में जो पैकेट वाला मिल्क मिल रहा है, पैकेटेड मिल्क जो है, पैकेटेड मिल्क है, ये तुम देखोगे अलग अलग टाइप का होता है। टोन्ड मिल्क रहता है, टोन्ड मिल्क रहता है जिसमें से क्रीम को निकाल लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में डबल टोन्ड मिल्क रहता है, डबल टोन्ड मिल्क होता है। उसमें से मिल्क को उसमें से क्या करेंगे, और ज़्यादा क्रीम निकाल देंगे, तो ये क्या एकदम पतला हो जाएगा, डाइल्यूट, एकदम पतला दूध है। और मार्केट में इसका रेट क्या है, इसका रेट बहुत कम है, कम दाम में मिलता है। अब जिसके पास पैसा नहीं है उसको मिल्क भी चाहिए, तो मिल्क में थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, कम से कम प्रोटीन है, थोड़ा बहुत तो उसमें क्रीम रहेगा ही। तो क्या होता है कि वो थोड़ा कम दाम वाले मिल्क को खरीद लेगा। अब जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा, टोन्ड मिल्क को खरीदेगा। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा कंसनट्रेटेड होता है, ये कंसनट्रेटेड होता है। और मार्केट में और भी एक आता है गोल्ड मिल्क। ये मिल्क का कोई ब्रांड नहीं बता रहे हैं, मिल्क का वेराइटी बता रहे हैं। तो गोल्ड वाला में क्या होता है, एकदम ये प्योर, इसमें क्रीम होता है, प्योर क्रीम होता है इसमें, मतलब जो दूध में जो क्रीम होता है, जो छाली होता है, इसमें ज़्यादा होगा। तो इसका रेट बहुत ज़्यादा होगा, एकदम हाईएस्ट रेट होगा, इसका रेट बहुत ज़्यादा होगा। तो जिसके पास पैसा है वो ये वाला खरीदेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो ये वाला मिल्क खरीदेगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं कि सबों की ज़रूरतें पूरी हो जा रही हैं। जिसके पास कम दाम है वो कम दाम वाला चावल खाएगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा दाम वाला चावल खाएगा। तो इसका मतलब है, ये हम लोग इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। सो एग्रीकल्चर के सेक्टर में इसका यूज़ करना ज़रूरी भी है ताकि सबका पेट भर सके, सबको खाना मिल सके। एज वेल एज वैक्सीन की भी बात करें अगर हम लोग, तो हमें बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, वैक्सीन भी तो यहीं से बन के मिल रहा है। जैसे कोविड का जो वैक्सीन बन के आया था, अलग अलग वैक्सीन है मार्केट में। तो जितने भी वैक्सीन वगैरह बन के आ रहे हैं, जितने भी दवा बन के आते हैं, इतने लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है। सो ऑल द थिंग्स इज़ पॉसिबल थ्रू द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन का यूज़ करके ये सारा काम किया जा रहा है, ठीक है। तो अब ज़रा बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम किस किस तरह के एग्रीकल्चर का यूज़ करते हैं।
ये सबको पता है भाई कि एग्रीकल्चर से हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, क्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है। तो अब बात है कि बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, भाई एग्रीकल्चर के सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जाता है। हमारे पास अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर है। कुछ ऐसा एग्रीकल्चर है जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोग केमिकल्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लेते हैं। तो एक पहला है एग्रो केमिकल एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रीकल्चर, सिंपली तुम बोल दो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ये सब क्या है इसके बारे में बात किया जाएगा अभी। उसके अलावा आपके पास में है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एग्रीकल्चर। ये 3 अलग अलग चीज़ है। तो एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर में तुम क्या देखते हो कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये किस तरह का खेती है कि इसमें क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स यूज्ड फॉर ह्यूज क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर क्या किया जाता है कि बायो फर्टिलाइज़र का और केमिकल्स का यूज़ कर लिया जाता है। ये है हमारा एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सबसे बढ़िया एग्रीकल्चर है। इसमें हम लोग किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते हैं। एग्रोकेमिकल में किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द फार्मिंग where crop production takes place without biofertilizer and chemicals। यहाँ पर कोई बायो फर्टिलाइजर और केमिकल का भी यूज़ नहीं किया जाता है, जो कि आजकल के समय में लोग इसको करते हैं। अगर तुमने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग टाउन से आ रहे हैं, शहर से आने के बाद गांव में रहते हैं, तो उनका कोई छोटा सा अगर ज़मीन वगैरह है तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि जानवरों का जो डंग है, काऊ डंग है, उसको डाल करके ही उसी से वो लोग एक नेचुरल कंपोस्ट बनाते हैं और नेचुरल कंपोस्ट करने के बाद में उसी का यूज़ करके वो लोग खेती करते हैं। तो उस तरह की खेती में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई बायो फर्टिलाइज़र या केमिकल का यूज़ नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर एक प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जा रहा है, नेचुरल तरीके से किया जा रहा है। और तीसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट एग्रीकल्चर। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट एग्रीकल्चर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए और इसके बाद हम लोग आज का क्लास बंद कर देंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड में क्या हो रहा है कि अगर आपके पास में कोई प्लांट है, सपोज दैट दिस इज़ द राइस प्लांट, यहाँ पे राइस लगा हुआ है, ये सब इस प्लांट में राइस लगा हुआ है। अब जो इसमें राइस लगा हुआ है तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका राइस क्या है, स्मॉल साइज राइस है इसका। अब हम चाहते हैं कि मेरा स्मॉल साइज राइस कैसा हो जाए। ये एक दूसरा है प्लांट, हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह से जो लंबा दाना वाला जो चावल होता है, इस तरह से लंबे दाने वाला चावल हमारा यहाँ पे होने लगे, हमारे पेड़ में लंबे दाने वाला चावल निकले, हम उस तरह का सीड मार्केट से लेके आए। तो हम क्या करेंगे कि इस प्लांट में हम क्या करेंगे, इसका हम डीएनए बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसका डीएनए बाहर निकालेंगे। अब डीएनए कहाँ से निकालेंगे, अब चूँकि ये जो ग्रेन्स है, दाना है, इस दाने के अंदर छोटा छोटा सेल होगा, ठीक है। इसमें से एक सेल को बाहर निकालो, सेल है, सेल के अंदर इसका डीएनए होगा, इस डीएनए को बाहर निकाल लो। इस डीएनए को हमने बाहर निकाल लिया, लीजिए। अब इस डीएनए में हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा जीन है, ये वाला कोई ऐसा जीन है, ये कोई ऐसा जीन है जिसका काम है इस दाने के साइज़ को डिटरमाइन करना। तो ये क्या करेगा, ग्रेन साइज़ को कंट्रोल कर रहा है, ग्रेन साइज़ कंट्रोल कर रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारा ग्रेन का साइज़ कैसा हो, लॉन्ग वाला, लॉन्ग ग्रेन साइज़।
लंबा वाला ग्रेन का साइज हो। तो हम क्या करेंगे कि इसके डीएनए में ये जो स्मॉल वाला है जीन, इस जीन को हम कट करके हटा देंगे। हमने इस जीन को कट करके हटा दिया और हमने क्या किया कि किसी दूसरे प्लांट का, इस प्लांट के डीएनए को हमने निकाला। अब इस प्लांट का जो है, इसमें भी क्या होगा, छोटा छोटा, इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा सेल होगा। तो इसके सेल में हम क्या है, इसके सेल के अंदर डीएनए है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये इसका डीएनए है और हमने देखा कि भाई इसके डीएनए में यहाँ पर क्या है, लॉन्ग शेप ग्रेन का जीन पड़ा हुआ है। ठीक है, लंबा शेप वाला ग्रेन का जीन यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, इस जीन को हमने कट करके निकाल लिया है। अपना बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, ये यही वाला जीन है। इस जीन को उठा के यहाँ पे फिट कर दो। इस जीन को हमने यहाँ पे फिट कर दिया। अब जब यहाँ पे फिट हुआ तो अब इससे, अब यहाँ पर फिट होने के बाद में अब क्या हुआ, इस प्लांट का डीएनए क्या हुआ, इसका डीएनए पूरी तरह से चेंज हो चुका है। डीएनए चेंज्ड। तो डीएनए चेंज होने के बाद में अब हम इसको क्या बोल देंगे, नाउ दिस इज कॉल्ड जेनेटिकली, इसके जीन को हमने मॉडिफाई कर दिया तो अब ये कहलाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। चूंकि इसका डीएनए अब चेंज हो चुका है, इसका जीन चेंज हो चुका है, इसके जीन को हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया। सो नाउ दिस इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ओके, अंडरस्टूड। तो ये था बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में 3 अलग अलग सेक्टर, जिसके बारे में बहुत सारा बात होगा अभी इस चैप्टर में, इसके बारे में बात किया जाएगा। इसमें हम लोग और भी बात करेंगे, जैसे टिश्यू कल्चर के बारे में बात करेंगे अगले क्लास में, टिश्यू कल्चर के बारे में बात होगा। उसके अलावा टोटीपोटेंसी क्या होता है, टोटीपोटेंसी क्या होता है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में बात होगा। लेकिन अभी आज की क्लास में क्या बात हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, हम लोग एक मोटा मोटी एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ किया जाए, तो किस किस तरह का एग्रीकल्चर का काम होता है, अलग अलग तरह का चीज़ है, तो इसके बारे में इतना बात हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले अपने लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और इसमें हम लोग ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करेंगे in very डिटेल मैनर। ओके, सो दिस मच फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।